क्लास 7 के पार्ट 18 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं और हमारे इस पाठ का शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। यह हिंदी गद्य की विधा साक्षात्कार के रूप में दिया गया है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता कहती हैं, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। इस पर धनराज कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत ही धीरज के साथ अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था और देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब विनीता अगला प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं? धनराज जवाब देते हुए कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत ही कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता अगला प्रश्न करती हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। इस बात पर धनराज जी कहते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब विनीता जी अपना अगला प्रश्न पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब विनीता पूछती हैं कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास मतलब एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्य और जोक्विम
कारवालाहो ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने की गुर बता रहे थे और जब वे बताने लगे हुए थे तब मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता बोलती, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? इस पर धनराज कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड आर्माडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत के साथ पैसा आए। तब भी मैं मुंबई की ट्रेनों में और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पेले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो थोड़ा बहुत कमाता उसे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता कहती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? तो धनराज कहती हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह एक ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब विनीता जी बोलती हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज कहते हैं कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिलती है। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। थैंक यू।